जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की क्लास में जो है हम लोगों ने यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए रचनाओं को पढ़ लिए थे। आइए यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बातचीत जो पाठ है, बातचीत, ठीक है, बातचीत जो पाठ है यह एक क्या है, निबंध है। तो आइए अब हम लोग मुख्य रूप से जो है पाठ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस निबंध को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बातचीत। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पाठ के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी ये बताना चाहते हैं कि अनेक शक्तियाँ जो है यानी ईश्वर ने जो हमें अनेक शक्तियाँ दिया है, ठीक है, वरदान के स्वरूप, ठीक है। तो ईश्वर ने जो हमें अनेक शक्तियाँ दिया है, अनेक शक्तियाँ जो हमें वरदान स्वरूप जो मिले हुए हैं, तो उसमें से एक शक्ति क्या है, जैसे देखने की एक शक्ति है, सुनने की एक शक्ति है कि नहीं। तो ये ईश्वर के द्वारा दी हुई एक महानतम शक्ति है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी महानतम शक्ति ये है वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। जो ईश्वर ने हमें तो वैसे तो बहुत सारे शक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। तो वाक शक्ति जो है इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिल रही है कि ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियाँ तो दी ही हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति यानी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति जो है ये दी हुई है ईश्वर ने हमें। तो ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर सोचिए कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, ठीक है, यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो जो सृष्टि है कैसे मालूम पड़ती, तो सृष्टि जो है गूंगी सी प्रतीत होती, ठीक है। ऐसा मालूम पड़ता कि सब लोग जो है लुंज पुंज से हों, ठीक है, सारे के सारे लोग जो हों लूज यानी लुंज पुंज से हों, ठीक है, किसी को किसी से कोई ना कुछ कहना ना सुनना, ठीक है, लुंज पुंज से हो, मतलब किसी में लुंज पुंज कहने का मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान में तो जान है ही नहीं, ठीक है, इंसान में तो जान है ही नहीं। क्योंकि अगर सब कुछ की अगर शक्ति होती, सिर्फ बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो कैसा प्रतीत होता, ऐसा प्रतीत होता जैसे लोग क्या है लुंज पुंज हो, ठीक है, लोग क्या है जी लुंज पुंज हो। एक मिनट, चलिए। तो ऐसा प्रतीत होता कि लोग क्या है लुंज पुंज से हों, ठीक है, और कोने में बैठा दिए गए हों। क्या कर दिए गए हों, अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो हम ऐसे प्रतीत होते कि लुंज पुंज से हों और कहीं कोने में बैठा दिए गए हों। और सृष्टि ऐसे प्रतीत होती मतलब गूंगी पर जो है प्रतीत होती, ठीक है, क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं होती। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी को ना किसी से कुछ कहना है ना सुनना है, ठीक है। जब कोई वाक शक्ति होता ही नहीं तो फिर कान का रहने का क्या मतलब बनता है, सुनने की शक्ति का क्या मतलब बनता है। क्योंकि जब कोई कुछ कहेगा नहीं तो उसकी सुनने की आवश्यकता है क्यों, और जब सुनने की आवश्यकता है ही नहीं तो फिर कान की आवश्यकता है क्यों, है कि नहीं। तो इसलिए कोने में क्या कर दिए गए हों, बैठा दिए गए हों, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता जब हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती। देखिए जो कुछ जो है सुख दुख का अनुभव हम जो है दूसरे किसी से कह पाते हैं, अच्छे तरीके से जो है उसको समझा पाते हैं कि हमें सुख है दुख है, ये जो कह पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये कहेंगे तभी तो कोई सुनेगा, और कहने के लिए वाक शक्ति की आवश्यकता है, यानी बोलने की शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं। तो जो कुछ ये जो है सुख दुख का जो है हम अनुभव कर पा रहे हैं या किसी दूसरे से कह पा रहे हैं,
अनुभव जो हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा कर पा रहे हैं, अगर ये अवाक होती, ठीक है, अगर हम अवाक होते, वाक मतलब क्या कि बोलने लायक, अवाक मतलब क्या कि बोलने लायक नहीं। तो यदि हम अवाक होते हैं, यदि बोलने के लायक नहीं होते, अगर बोलने की शक्ति हम में नहीं होती, तो देखिए, तो उसे अवाक होने के कारण जो है आपस में जो है एक दूसरे से कुछ ना कह पाते और ना ही सुन ही सकते, ठीक है। यानी जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, अगर ये वाक न होकर अवाक होती तब क्या होता? जब ये अवाक होता, अवाक मतलब ना बोलने की शक्ति, ठीक है, तो जब ये ना बोलने की शक्ति जब होता ना, तो कैसा होता जी, कैसा प्रतीत होता कि जो कुछ जो है, ठीक है, हम एक दूसरे से जो है कुछ कह पाते हैं, जो सुन पाते हैं, इससे अवाक होने के कारण, यानी बोलने की शक्ति नहीं होने के कारण हम किसी से कुछ नहीं कह पाते और ना ही सुन ही सकते, ठीक है। कब? अवाक होने के कारण। लेकिन ईश्वर ने तो हमें वाक शक्ति दिया, बोलने की शक्ति, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, इस पाठ के माध्यम से क्या बताया गया है कि वाक शक्ति के अनेक फायदे, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं वाक शक्ति के, यानी बोलने की शक्ति तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो है स्पीच यानी स्पीच जो होता है, यानी एक तरीके से आप भाषण समझ सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ यानी वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच भी है, मतलब वक्तृता मतलब होता है बोलना, बोलने वाला, ठीक है, प्लस में बातचीत दोनों है। तो वाक शक्ति के तो अनेकों फायदे तो हैं, यानी वाक शक्ति के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वक्तृता यानी बोलने वाला और बातचीत ये भी है उसमें, ठीक है, यानी ये दोनों भी क्या है, तो यानी इसके फायदे में जो है शामिल है। वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसमें से 2 फायदे भी शामिल हैं, ठीक है, यानी वक्तृता और बातचीत, ये भी दोनों उसमें है, ठीक है। और स्पीच की अगर हम लोग बात करेंगे, भाषण की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या है, एक तरीके से बातचीत है कि नहीं? तो ये बातचीत है, लेकिन इसका ढंग निराला होता है। स्पीच कहने का मतलब भाषण, तो इसका ढंग जो होता है बहुत ही निराला होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने जो है पेश करना होता है। तो ऐसे टूटी फूटी शब्दों के साथ आप अपने भाषण को बहुत ज़्यादा उसमें जो है निराला नहीं बना सकते, क्योंकि बोलने की, भाषण देने की, स्पीच देने की वो कला होनी चाहिए, ठीक है, कि दर्शकों को अपने भाषण के तरफ एकदम जोश जुनून के साथ जो है आकर्षित किए हुए रहें, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि बातचीत में जो है, ठीक है, वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का जो है मौका नहीं मिलता है। बातचीत में जो है, अब बातचीत कहने का मतलब जो है, इसमें उतना वक्ता को, ठीक है, नाज नखरा जाहिर करने का उतना मौका नहीं दिया जाता है, कमतर ही दिया जाता है, ठीक है। जहाँ वक्ता मुख से चुटीली बात, ठीक है, जैसे ही भाषण में ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भाषण देते हैं, तो जैसे ही कोई चुटीली बात, मतलब हंसी मजाक वाली बात या रोमांचक, ठीक है, अगर कोई बात कहा जाता है तो पूरी जो है कमरा जो है ताली से गूंज उठती है, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है, तो ये स्पीच में देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया ना कि इसका जो है ढंग ही निराला होता है, स्पीच का जो है, बातचीत तो है लेकिन इसका ढंग ही क्या होता है, निराला होता है। तो जैसे ही वक्ता, यानी वक्ता मतलब क्या होता है, देखिए जी, 2 होता है, एक होता है वक्ता बोलने वाला और दूसरा क्या होता है, श्रोता सुनने वाला। तो वक्ता उसे कहते हैं जो बोलता है और श्रोता उसे कहते हैं जो सुनता है। तो वक्ता कहने का मतलब आप समझिए
कि जहाँ वक्ता यानी बोलने वाला जैसे ही अपने मुख से कोई चुटीली सी बात अगर कहा कि क्या होने लगा, ताली का जो ध्वनि है यानी इसके ताली के ध्वनि से जो है कमरा सारा का सारा गूंज उठता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि साधारण बातचीत में उतनी चुटीली हंसी नहीं होती है। ठीक है, साधारण बातचीत कहने का मतलब जैसे कि घर के अंदर जो बातचीत होती है उतना रोमांचक नहीं होती है। ठीक है, साधारण बातचीत में, लेकिन वहीं अगर स्पीच की बातचीत हो, ठीक है, कुछ लोग के सामने समूह में अगर प्रस्तुत करना हो तो उसका अंदाज ही अलग होता है, उसमें जोश भी होते हैं, जुनून भी होते हैं, लेकिन साधारण तौर पर जो बातचीत होते हैं उसमें उतनी जो है चुटीली यानी हंसी मजाक ये उतना रोमांटिक नज़र नहीं आता। ठीक है, तो साधारण बातचीत में उतनी चुटीली यानी हंसी नहीं होती है। ठीक है, उतना रोमांस नहीं होता है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले कि स्पीच सुनते कौन है? स्पीच तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं सुनने के लिए स्पीच, फिर क्यों जाएंगे? और कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता भी है कि फलाना व्यक्ति ने क्या स्पीच दिया। लोग तारीफ भी करते हैं कि फलाना व्यक्ति ने, ठीक है, क्या कमाल का भाषण दिया, क्या कमाल का स्पीच किया, और इसकी लोग जो है चर्चा भी करते हैं और उसकी बड़ाई भी करते हैं। कब करते हैं? तो उसको दो ठो चीज़ उसमें मिल जाता है तब। एक उसके अंदर जो होता है भाषण को सुन करके, स्पीच को सुन करके जोश आ जाता है यानी उत्साह आ जाता है। ठीक है, तो स्पीच का यही उद्देश्य भी होता है। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है कि स्पीच का उद्देश्य होता है कि जो स्पीच सुन रहा है ना, जो भाषण सुन रहा है यानी सुनने वालों के जो है मन में क्या उत्पन्न हो जाए जी, क्या जग जाए, तो जोश और उत्साह जो है पैदा कर देना। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? तो स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वालों के मन में जो है जोश और उत्साह जो है पैदा कर देना, ये स्पीच का उद्देश्य होता है। आमतौर पर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा खासा भाषण दे देता है, कुछ उसमें शेर शायरी ये जो है इसके साथ अगर भाषण दे देता है, तो बहुत ही एक तरीके से सुनने वाले लोगों के यानी दर्शक के अंदर जोश और उत्साह बहुत अच्छे तरीके से जग पाते हैं। लेकिन वहीं कोई कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है कि कोई व्यक्ति है उतना अच्छे तरीके से जो है स्पीच को परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो है स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, याद रखिएगा, जोश और उत्साह को पैदा कर देना। किसके अंदर जी? किसके अंदर? तो सुनने वालों के अंदर यानी सुनने वालों के मन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए, तो हम लोगों ने क्या देखे कि 12th क्लास हिंदी चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है बातचीत। यह क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, और इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा कि जब बालकृष्ण भट्ट जी के पहले जन्म पर हम लोग बात कर लेते हैं कि उनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ जो है उनकी मृत्यु की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनके माता जी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी, और उनके पिताजी का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता एक सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी, और वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी की बात करें तो उनके पिताजी एक व्यापारी थे। जब उनके पिताजी का निधन हो गया, निधनोपरांत तो बालकृष्ण भट्ट जो है काफ़ी आर्थिक तंगी से जो है जूझते रहे, लेकिन उस आर्थिक तंगी से जूझते हुए परिस्थिति में हिम्मत से काम लिए और पढ़ाई लिखाई करके जो है लेखन कार्य पर जो है पूर्ण रूप से जो है
निर्भर हो गए, अपने आप को जो है लेखन यानी साहित्य में अपने आप को जो है समर्पित ही कर दिए। और इस तरीके से जो है उन्होंने 1877 में जो है एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किए। उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब ज़्यादातर अगर बात करें तो उसमें निबंध ही लिखा करते थे। और निबंध लिखने के क्या क्या विषय थे, तो वही विषय थे, राजनीतिक थे, सामाजिक थे, आर्थिक थे। इसी विषय पर जो है खुल कर के इन्होंने निबंध लिखा भी, और इसी के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी हुआ। हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी, यानी मासिक पत्रिका किसे कहा जाता है, तो मासिक पत्रिका उसे कहा जाता है जो महीने में एक बार निकले, एक बार प्रकाशित हो। ठीक है, लगभग महीने की खबर एक ही दिन में जो है पूर्ण रूप से जो है व्याख्या कर पाए। तो वे उसमें ज़्यादातर निबंध को लिखते थे। और हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका भी तो नाम क्या है, बातचीत, ये भी तो निबंध है कि नहीं। तो यानी कुल मिलाकर के अगर ये बात कहा जाए कि बालकृष्ण भट्ट मुख्यतः एक सही अर्थ में निबंधकार थे, तो ये कहना अनुचित नहीं होगा, यानी उचित ही होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1000 निबंध लिखे थे, और 1000 निबंध लिखे थे जिसमें से 100 ठो ऐसे निबंध थे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। तो ये पूर्ण रूप से एक निबंधकार ही थे, साथ ही साथ नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ऐसा ये नहीं है कि ये नाटककार या उपन्यासकार नहीं थे, और ऐसा हमने कहा भी नहीं कि ये नहीं थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये मुख्य रूप से निबंधकार थे। ठीक है, साथ ही साथ ये गद्यकार भी थे। ठीक है, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो 1877 में जो है इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, उसको प्रकाशित किए, और उसको 33 वर्षों तक जो है प्रकाशित करते रहे। और अलग अलग विषय को लेकर के उस पर ज़्यादातर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पर जो है खुल करके इन्होंने निबंध लिखा, और इसी के कारण यह ज़्यादा चर्चित भी, यह जो पत्रिका था हिंदी, और एक क्वेश्चन आपसे हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका था, चर्चित हुआ भी। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता था, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हिंदी नामक पत्रिका, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी प्रकाशित वर्ष क्या था, 1877, और इसे कितने वर्षों तक जो है प्रकाशित किया गया, तो 33 वर्षों तक प्रकाशित किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि इनकी रचनाओं को हम लोगों ने देखे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के रचनाओं को हम लोग देखे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले किसको देखे थे, सबसे पहले उपन्यास को देखे थे, यानी उपन्यास। फिर उसके बाद में नाटक को देखे, फिर प्रहसन को देखे, और फिर निबंध को देखे। हम लोग ये भी समझे कि कौन कौन से जो है नाटक है, कौन कौन से उपन्यास है, कौन कौन से निबंध है। ठीक है, जैसे बताइए पद्मावती क्या है, पद्मावती क्या है, तो सभी लोग जानते हैं कि पद्मावती तो ये नाटक है। उसके बाद में एक और बताइए, ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, ये क्या है, ये प्रहसन है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने इनके रचनाओं को भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने पाठ को स्टार्ट किए जिसका नाम था बातचीत। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझे कि अनेक शक्तियाँ जो है ईश्वर के द्वारा वरदान के स्वरूप जो हमें मिली हुई है, उसमें एक शक्ति वाक शक्ति भी है। ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो कैसा मालूम होता, तो गूंगी सृष्टि मालूम होती, यानी सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग लुंज पुंज से हो, ठीक है, और एक कोने में बैठा दिए गए, और जो कुछ जो है सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से करते हैं, उसे अवाक होने के कारण, यानी बोलने की अगर शक्ति नहीं होती तो आपस में हम एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं पाते, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो। लेकिन हमें तो बोलने की शक्ति है, वाक शक्ति तो है,
तभी तो ये सब कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम भी आपसे अगर कुछ कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो ये वाक शक्ति की बहुत बड़ी निशानी है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि वाक शक्ति के अनेक फायदे तो हैं ही, लेकिन स्पीच, वक्तृता, बातचीत, ये भी जो है ये भी फायदे उन फायदों में शामिल है। ठीक है, और स्पीच जो है यह बातचीत है, लेकिन इसका ढंग ही निराला होता है। स्पीच के अंदर लोगों के अंदर सुनने के बाद ऐसे ऐसे मतलब स्पीच सुनने के कभी कभी ऐसा ऐसा स्पीच सुना जाता है कि सुन कर के मन को तसल्ली तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ अपने अंदर कुछ करने का एक अलग ही जुनून, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जो है अलग ही प्रकार की एनर्जी जो है आ जाती है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बातचीत में जो है वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का उतना मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, जहाँ वक्ता यानी मुख से चुटीली बात कहा स्पीच में कि ताली ध्वनि से जो है कमरा क्या हो जाता है, गूंज जाता है। ठीक है, स्पीच के समय कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कभी कभी वक्ता जो है इतना मज़ेदार भाषण कभी कभी कह देता है कि सारे के सारे कमरा जो है ताली से गूंज उठते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि साधारण बातचीत में, ठीक है, उतनी चुटीली हंसी मजाक देखने को नहीं मिलता है, जो कि साधारण बातचीत हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं, उसमें उतना रोमांस नहीं नज़र आता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। ठीक है, घरेलू बातचीत तो सिर्फ और सिर्फ मन को रमाने का एक ढंग है। ठीक है, यानी मन लगना चाहिए, इसके लिए है। आगे हम लोग बात करते हैं कि स्पीच की तरह जो है माहौल नहीं बनता है। अगर सोचेंगे कि घर की बातचीत में स्पीच की तरह उत्साह मिल जाए, जोश मिल जाए, तो नहीं मिलता है। ठीक है, उस तरीके का माहौल ही नहीं बन पाता है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए, तो जिस तरह से खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, जितना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह से बातचीत भी क्या है तो आवश्यक है। ठीक है, जिस तरीके से खाने की हमें आवश्यकता है, पीने की, चलने की, फिरने की, उसी तरीके से बातचीत भी हमारे लिए क्या है तो आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है। ठीक है, आगे देखिए, जो कुछ हमारे मन के अंदर मवाद, ठीक है, देखिए, जो कुछ हमारे अंदर मन के अंदर जो है मवाद बन करके, ठीक है, जो कुछ भी हमारे मनों के अंदर किसी बात को लेकर के टेंशन ये सब रहता है, यानी मवाद वाद, धुआं ये सब जमा रहता है, तो बातचीत करने से जो है ये सारे के सारे मन हल्के हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मवाद या धुआं बाहर निकल जाते हैं। किसके जरिए? क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, एक खास मज़ा ही होता है बातचीत करने से, एक अलग ही प्रकार का मज़ा होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि घंटों बिता देते हैं बातचीत में। ठीक है, कुछ लोग को बातचीत करने का लत भी लग जाता है। देखिए, लत लगना ये उतना ठीक बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को बातचीत में उतना इंटरेस्ट है, लेकिन एकदम से ही उसमें लत लगा देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि लत लगने से लोग को घंटों बीत जाएंगे, खाने पीने का कोई सूझबूझ ही नहीं रहेगा। ठीक है, बातचीत तो लत भी नहीं लगाना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना बातचीत करनी चाहिए, ये सही है। लेकिन लत लगा करके बेवजह बिना मतलब के बातों में समय पास करना ये उतनी ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, इस बात से हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तो एक खास मज़ा ही होता है बातचीत करने से। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक मनुष्य मुखों को नहीं देखे थे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने किसी के मुख से एक बातचीत सुनी थी, तो वह किसके मुख से? तो याद रखिएगा, 16 वर्ष के बाद जो है उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से जो है उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत जो है एक बातचीत सुनी थी। तो ऑप्शन कीजिएगा, फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले 16 वर्ष के उपरांत जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बातचीत सुनी थी? तो याद रखिएगा, फ्राइडे के मुख से।
तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ तक के चैप्टर के कुछ भागों को कंप्लीट किए और इसी तरीके से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसी बातचीत यह अभी समाप्त नहीं हुआ है चैप्टर, ये तो अभी बहुत बड़ा ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक और बात कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि कैसे हमें नोट्स PDF, तो हम इसको बता दिए हैं कि 88 73 74 10 70, ठीक है, इसी पर पेफोन और व्हाट्सअप चलता है। आपको जो है इसी नंबर पर पेफोन पे 31 रुपये का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, ताकि जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और जितनी भी प्रकार की नोट्स PDF और जो भी मिलना हो सूचना, ये सारे के सारे जो है आप तक सही समय पर आप हर एक चीज़ों से अपडेट रहें। तो याद रखिएगा 88 73 74 10 70। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।